अस्सलाम एवरीवन। आज हम फिर इस एक और एपिसोड के साथ आए हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है फ्रॉम सच पार्टनर्स मिस्टर साकिब चौधरी। अस्सलाम साकिब साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत है? वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सलाह करम है। एंड वालेकुम देन साकिब भाई। वालेकुम सलाम। we have Yasir Khan as our co-host for tonight as well. And definitely आज हम थोड़ा बहुत जानेंगे साकिब साहब के बारे में and we will come to know a bit more his personal story and his professional story as well. So it will be an exciting night today. So let's start with I think Yasir, let's start with you. So tell us what's about Jumpstart and APB and give us some intro on that. Thank you so much, Umair bhai. Assalamu alaikum everyone. Jumpstart and APBN. Jumpstart APBN का जो मेन थीम और मेन व्यू है वो है कि हमने इंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना है और इंटरप्रेन्योर्स को इंटरकनेक्ट करना है. Jumpstart Pakistan is totally focusing on young entrepreneurs, जहाँ पर young entrepreneurs को guidance दी जाती है, उनको resources provide की जाती हैं, and we connect them with the right people so they can collaborate and they can move ahead with their ventures. Australian Business Networking Group, Australian Pakistan Business Networking Group APBN, जहाँ का मेन थीम और मेन मिशन यही है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि जहाँ पे वो बैठ सकें और कोलैबोरेट कर सकें. So that's who we are. Over to you, मेहर भाई. बेसिकली जी साकिब साहब, तो आज आप APBN और जंप स्टार्ट के प्लेटफॉर्म में आए हैं और मकसद मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा मकसद यही है कि आज हम आपके बारे में थोड़ा सा जानें. अगर ज़्यादा भी जान जाएंगे तो अच्छी बात होगी लेकिन बस श्योर मकसद श्योर। ये है कि द मोर वी नो अबाउट यू एंड इट विल मेक our job easier to recommend you to the other people in the group, और उनके लिए भी आसानी होगी to understand what kind of services and things you offer. तो लेट्स स्टार्ट. आप थोड़ा सा स्टोरी स्टार्ट करें अपनी शुरू से. थैंक यू वेरी मच उमर भाई, यासिर भाई और जो APBN की टीम है उसका पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हम लोग बैठ के कुछ बात कर सकें. Look, I'm a chartered accountant and started my career 1998. मैंने जो है ना उस वक्त उस टाइम पे ग्रेजुएशन किया, BCom किया मैंने. क्या नाम है, अच्छी बात समझें या कम अच्छी समझें मेरे FSC में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे. ठीक है, अच्छा. यानी कि इतने नहीं आए थे कि मैं इंजीनियर बन सकूं ना या किसी और कैटेगरी में जा सकूं. तो मुझे था, मेरा मैथमेटिक्स शुरू से ना काफी अच्छा था और थोड़ी सी मेरे में ना जो आई रियलाइज क्वाइट लेट कि भाई थोड़ी सी क्रिएटिव स्किल्स भी थी. जैसे भाई मैं मैट्रिक और FSC में जो मैं ऐसे याद करके गया वो नहीं आया एग्जाम में. तो देन आई स्टार्ट राइटिंग बाय माई सेल्फ. ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैट्रिक में भी मार्क्स बहुत अच्छे आए, स्पेशली जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे उसमें. और FSC में भी एक रीजनेबल था लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता. तो मेरे बहुत सारे फिर और भी दोस्त थे, तो वो उन्होंने सोचा मिलके कि भाई हम लोग ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो वो एक अच्छा फील्ड है. तो वी जस्ट जंप्ड इनटू दैट लाइन कि हम लोग BCom करेंगे और फिर आगे चलेंगे. तो दैट ऑल स्टार्ट फ्रॉम दैट, और मोटिवेशन यही थी कि भाई मेरी इस पर्टिकुलर एरिया में मेरी कुछ स्किल्स हैं कि मुझे मैथमेटिक्स में काफी अच्छी ग्रिप थी और इंग्लिश लैंग्वेज भी मुझे कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था जो बहुत सारे लोगों को होता है उस वक्त, उस एरा में. तो फिर वो यानी कि उस लाइन पे चल पड़े. तो I did my ACCA back in 2004 और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने क्वालिफाई किया. उसके बाद आई जॉइंड करशी इंडस्ट्रीज, जो कि ये बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जामे शीरी के नाम से जो कंपनी जामे शीरी बनाती, उस कंपनी में मुझे जो है वो जॉब होगी, मेरी फर्स्ट जॉब वहाँ पे थी. तो वो तकरीबन कोई 2 years के करीब मैंने वहाँ पे जॉब किया. मीनवाइल
मेरा जो ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था टीचिंग लाइन में, कि मैंने प्रोफेशनल लेवल पे टीचिंग की, मैंने MBAs को पढ़ाया, फिर प्रोफेशनल जो आपकी CA और ACCA के वगैरह के है उसमें मैंने कोचिंग की। फिर मेरा EY में जो है ना मेरी जॉब हो गई, और उसमें भी वो मेरा इंटरेस्ट था एडवाइजरी में, बिट ऑफ मोर क्रिएटिव जो है ना एडवाइस आपने देनी है। तो 2007 से लेके तो 2011 तक मैं EY में रहा, और वहाँ पे जो है ना मिडल ईस्ट में मैं प्राइमरीली था। तो इन 20 मेरा जो बेस ऑफिस था वो मेरा यमन में था, लेकिन कुछ अर्सा में यानी कि वो फ्लाई इन फ्लाई आउट वाला को था सीन, और आखिरी कुछ अर्सा जो है ना वहाँ पे अरब स्प्रिंग की वजह से फिर हम लोगों का ऑफिस यानी कि यहाँ पे आ गए हम लोग दुबई में। तो ये 4 इयर्स वो गुजारे। उसके बाद मीनवाइल जब वो अरब स्प्रिंग वाला मामला चल ही रहा था तो मेरी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हो गई। तो इन 2012 आई लैंडेड इन सिडनी, एंड स्टिल आई एम इन सिडनी। तो ये एक था प्री लैंडिंग वाला पार्ट। तो जो आफ्टर लैंडिंग जो है वही अगेन था कि भाई पहले दिमाग में यही था कि भाई मैंने कोई और जॉब नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि अगर और जॉब में मैं फंस गए तो फिर फंस गए। फिर क्योंकि आपकी क्योंकि फैमिली भी होती है ना साथ, तो फैमिली को फिर आपको होता है कि अगर आपके जो एक साइकिल एक जो बन जाता है कंफर्ट जोन का, कोई भी आप काम करें। मैं और जॉब का मतलब ये है कि जो मेरी प्रोफेशनल जॉब नहीं है, कोई भी जॉब जो है वो क्या नाम है अच्छी या यानी कि बुरी नहीं होती, लेकिन ये है कि भाई जो मेरी प्रोफेशन से जिसमें मेरी स्किल्स हैं अगर वो मैं नहीं कर रहा तो मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा हट गया हूँ अपनी लाइन से। तो वो शुरू से मैंने वही किया ना कि मैंने और जॉब नहीं ली, मैंने यहाँ आके टीचिंग शुरू कर दी। मैंने वो था, मुझे याद पड़ता है गम ट्री वगैरह, मैंने ऐसी ना ऐड डाली उस पर, तो मुझे 2-4 स्टूडेंट मिल गए, और I was on job after I think landing in Sydney like 2 or 3 weeks। मैं पढ़ा रहा था लोगों को। तो वो काम मैंने कोई 6 महीने साल एक वो काम मैंने किया ना। तो मीनवाइल आई वाज स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो मुझे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी हो गई, और आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक टीचिंग वाला काम जारी रखा। उसके बाद फिर मैं वो जॉब से जॉब, और मैंने यहाँ आके फिर जो यहाँ का CA है चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो भी स्टार्ट कर दी। और मेरी फैमिली भी साथ ही यहाँ पे आ गए थे कुछ अर्सा बाद, कुछ 6 महीने के बाद। तो आई डिड माय CA इन 2017, और उस वक्त मैं यानी कि साथ में मेरी जॉब भी जारी थी। और 17 में ही फिर मैंने जो है अपनी, क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप था एक रजिस्टर्ड कर चुका हुआ था पहले, लेकिन उसके बाद फिर इसको मैंने 2018 में एज ए इंडिपेंडेंट फर्म के तौर पे इसको स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, एंड माय पोर्टफोलियो इज एक्सपेंडिंग। और सर्विसेज आपने देखी होगी वेबसाइट पे, वी आर ट्राइंग to focus on high quality professional services in accounting, taxation and business advisory। तो ये एक मेन है। तो साकिब आपको मोटिवेशन कैसे मिली? किस हवाले से मोटिवेशन? बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट करने के? नॉर्मली तो लोग जब आते हैं तो घबराते हैं ऑब्वियसली बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। अच्छा, इसमें ये ना बहुत बड़ा रोल है जो कि मेरे मरहूम वालिद साहब, मतलब मेरे वालिद की लास्ट वीक में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला गनी की रहमत करे उन्हें। तो नहीं मेरे खबर मिली थी और हमने उसमें वही जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला उनको करवाए बख्श उनके। और आमीन आमीन। उसमें हमारी मेरे ख्याल से आपने वो पब्लिश भी किया था उसके अंदर ना जो जी, मैंने एक पोस्ट यानी को, क्योंकि हमारा पहले से था एक स्केड्यूल्ड थी मीटिंग, तो मुझे फिर वो लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा। क्या हुआ तो मेरे वो वालिद यहाँ पे साहब जो है ना, सॉरी, उनका कहाँ इंतकाल हुआ? सिडनी में हुआ था या कहीं बाहर नहीं हुआ नहीं था नहीं, मेरे ख्याल? वो पाकिस्तान से US ट्रेवल कर रहे थे, तो रास्ते में ही उनकी जो है ना वो उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ समवेयर near Istanbul। तो then they landed in Istanbul, लेकिन he expired before the landing। तो तो उसमें चैलेंज आए थे तो वापस उनको पाकिस्तान लेके गए थे? जी वो पाकिस्तान उनको वापस लेके गए थे। मेरी मदर भी साथ थी,
तो उनको पाकिस्तान वापस लेके तदफीन उनकी फिर पाकिस्तान में हुई। ये ना करो बस मसला यही होता है ना कि बाहर रहने वालों के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंजेस, और इसी चीज की जो चैलेंजेस होते हैं कि हम लोग टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पे, और ऊपर से क्योंकि यहाँ स्पेशली पे ट्रैवल बैन की वजह से मेरे लिए तो ट्रैवल वो यानी कि पॉसिबल नहीं हुआ। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो मैनेज हो गया ना। मेरे भाई जो थे अमेरिका में वो फिर उनको लेने के लिए आ गए इस्तांबुल, तो क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यूएस में, तो फिर वो लेके उनको पाकिस्तान चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान के भाई। तो मैं बात कर रहा था कि वालिद साहब मेरे ने बैक इन 1970 उन्होंने बीएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग की। ओके। तो और हम उस वक्त जो थोड़े से होती थी ना मिडिल क्लास फैमिली, उनमें पढ़ने का रिवाज कंपैरेटिवली कम होता था। तो वालिद साहब ने मेरे वो फर्स्ट थे फैमिली में जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त, और उसके बाद उन्होंने जॉब की केमिकल इंजीनियरिंग के से मुताल्लिक की, और साथ में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था इन अ वेरी अर्ली एज। ही स्टार्ट डूइंग पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा। हाँ, तो दैट वाज इन 1975। तो वो हमारा जो बिजनेस है देन उसको उन्होंने एक्सपेंड भी किया, यानी कि पहले एक छोटे से जगह से शुरू करके व्हेन ही फिनिश्ड सम टाइम अराउंड 2015 तक उन्होंने किया। तो हमारे पास पहले अगर हम एक टाइम पे कोई 3000 बर्ड्स को कर रहे थे, तो अब हमारे पास तकरीबन कोई 30,000 बर्ड्स के लिए अरेंजमेंट था। इतना बड़ा सेटअप था। तो कहाँ उन्होंने लाहौर में, जी जी लाहौर में। और क्योंकि हमारे पास उनका वाले साहब का ना था ट्रेंड फार्मिंग की तरफ, और उससे रिलेटेड पोल्ट्री फार्मिंग भी और जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग होती है वो भी। तो ये दोनों काम वो करते थे ना, और अपनी जॉब भी उन्होंने साथ की। तो वो हमारे अंदर वो शुरू से ही था कि भाई बिजनेस जो है ना अपना, जो है ना उसकी जो एक होती है ना, आप इंजॉय करते हो अपनी सक्सेस को भी, और आप सीखते हो अपने फेलियर से भी। करेक्ट। यानी कि मेरे वाले साहब ने बहुत ज्यादा लॉसेस भी बर्दाश्त किए हैं बिजनेस में, लेकिन वो कहते थे कि जो सक्सेस आपको मिलती है ना वो आपको जॉब से नहीं मिल सकती। सही बात है। तो इस वजह से वो शुरू से ही था कि भाई अपना करना है काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी की वजह से ये है कि एक सपोर्ट मिली। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग मेरे जहन में यही था जी कि मैंने अपना काम करना है जब भी हो पॉसिबल हो पाएगा। जब यहाँ पे आए तो यकीनन शुरू में तो थोड़ा सा जो एक होता है कि आप अपने आप को सेट करने के हवाले से कि आप एक साइकिल के अंदर आ जाएं, तो उसमें हो गया। और साथ में एक अच्छी चीज ये भी हुई कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि उसने भी जॉब करनी है यहाँ पे। शी डिड मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस। तो उसने भी यहाँ पे जो भी इनिशियल थोड़ा सा कुछ कोर्सेज वगैरह करके she started doing searching for a job. She took a very good opportunity in Western Sydney Uni. Okay. तो Western Sydney Uni में she is there for last 8 years now almost. तो उसकी वजह से भी ये हुआ कि आपको एक बैकअप इनकम आपके पास होती है। सही बात तो है। that helps you so that you can take some risk. डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हजरात बेसिकली जो बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, आई थिंक वी कैन लर्न दैट, वी कैन लुक एट द स्ट्रैटेजी जो साकिब मैंने भी फॉलो करी है, कि इट्स नॉट ओनली कि आप जा रहे हैं, अगर आपकी वाइफ भी काम करती है एंड शी बिकम्स अ सेकेंडरी bread winner in the family, so that gives you the leverage to go and take that risk of starting that business. So definitely, it was a very good strategy on your part to do that and then jump into this. तो जब आपकी और वाइफ ने जॉब स्टार्ट करी तो उन्होंने आपको चैलेंजेस नहीं दिए जो नॉर्मली हर वाइफ देती है? नहीं, वो चैलेंजेस तो अगर वो जॉब ना भी करती तो चैलेंज तो फिर भी रहता है ना। तो अब जब जॉब कर लेते हैं तो फिर चैलेंज थोड़ा सा डिफरेंट तरह का होता है। फिर आपको अपने बच्चों के हवाले से होता है ना कि आपने उनको कैसे मैनेज करना है। तो हम लोगों का ये था कि कोई 2 से 3 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें हम दोनों जॉब कर रहे थे। तो उसमें फिर ये है कि बच्चे थोड़े से सेक्रीफाइस होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मेरी जो मिसेस की जॉब थी वो बहुत फ्लेक्सिबल है। वेस्टर्न सिडनी यूनी जो है ना वो ऐसे है कि वो कहते हैं आप जब मर्जी आप यू कैन स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock एंड फिनिश एट 2 o'clock, गो होम।
तो उन्होंने हम लोगों ने फिर ऐसी स्ट्रेटेजी रखी टाइमिंग के हवाले से ना, कि वो अर्ली स्टार्ट करें, मैं बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके अपनी जॉब स्टार्ट करूं, एंड देन शी कैन कम बैक एंड पिक द किड्स अप। तो तो उससे थोड़ा सा आपको ना मैनेज करना इजी हो जाता है। तो अभी क्योंकि मेरा जो है ये अपने बिजनेस की वजह से मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ गई ना, कि भाई मैं अपना ऑफिस थोड़ा सा लेट भी शुरू कर लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जितना भी सेटअप है दैट इज ऑलमोस्ट 100% पेपरलेस, कि मुझे अपने मोबाइल से भी अपना सारा दिन का जो है ना सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो और we definitely invested some funds in that particular section, कि भाई हम ऑटोमेशन पे चले जाएं, पेपरलेस ऑफिस होगा, उसके आजकल के दौर में उसी की जरूरत है। तो और ये कोविड के जमाने में आके हमें वाकई हुआ एहसास कि ये जो हमने काम किया था ने बहुत अच्छा किया। हाँ नहीं, डेफिनेटली ये तो दिस इज एक्चुअली जो आज की करंट रिक्वायरमेंट है। और ये वही वाली बात है कि मैं तो खैर काफ़ी अकाउंटेंट्स, हाँ, एज मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी अकाउंटेंट्स हैं। तो मैं जब उनके ऑफिस में जाता हूँ ना, तो वो जो उनके पीछे शेल्फ रैक रखा होता है जिसमें बल्क ऑफ पेपर ऊपर तक लोडेड रहता है, तो वो वाकई में बड़ा खतरनाक होता है। और मैं तो यही उसको कहता हूँ, मतलब भाई मुझे ये बताओ कि खुदा ना खास्ता यहाँ कोई घुस गया तो ये तो पेपर सारे उठा के ले जाएगा, तुम तो फंस जाओगे। तो वो डेफिनेटली बीइंग पेपरलेस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस यू कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस, एंड इट्स एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट। तो जी फिर जी भाभी जी। जी ने आपको यानी कि सुकून से वो उन्होंने वो फेज गुजार दिया आपको, उन्होंने इतना आपको प्रेशर नहीं रखा इसके ऊपर। नहीं नहीं, प्रेशर तो भाई हर वक्त रहता है, उसकी आप नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर आप दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो यू कैन share a lot of things. You can share experiences, you can share and support each other when time requires that. तो ये हुआ कि अच्छा रहा कि भाई दोनों मिलके कर रहे हैं तो इजीली मैनेज हो गया ना। अच्छा, इसमें ना मैं यासिर साकिब भाई आपसे की पूछना हिस्ट्री। चाहता जी जी, मैं ना साकिब भाई को अपनी वो बता रहे थे, जर्नी बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में आकर सब लोग कोशिश करते हैं कि यार कोई ऐसी छोटी जॉब ले लें कि मे बी लाइक अ सेल रिप्रेजेंटेटिव या सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह की, जो मतलब एक अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए साकिब भाई ने एक डिफरेंट स्टार्ट लिया, लाइक अ ट्यूटर। तो समथिंग न्यू, मेरे ख्याल में समथिंग न्यू फॉर द पीपल टू लर्न। साकिब भाई मुझे एक चीज बताइएगा, और ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर द जंप स्टार्ट ग्रुप है, जहाँ पे यंग लोग आ रहे होते हैं बिजनेस की तरफ। अगर कोई बंदा अकाउंटेंट बनना चाहता है तो आप उसको क्या गाइडेंस देते हैं कि कैसे वो अपना प्लान बनाए, स्टार्ट लाइक फ्रॉम एजुकेशन, और फिर एक प्रोफेशनल अपने बिजनेस की तरफ आने के लिए क्या उसको स्टेप्स करने चाहिए, ये किस तरह से उसको अपने करियर को लेकर चलना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सके? अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी एक जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना तो शायद आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ये दिस इज क्वाइट अ हेक्टिक जॉब। जी। आपको बहुत सारे प्रेशर्स, क्योंकि क्लाइंट्स को मैनेज करना जो है ना दैट इज नॉट इजी। ठीक है ना, आप एक जॉब कर रहे हो पर्टिकुलर, आपको पता है कि ये एक आपका बॉस है, इसको आपने जो भी काम दे रहे हो आपने करना है, दैट्स इट। लेकिन जब आपने क्लाइंट्स को मैनेज करना है और अगर अच्छा काम आपने करना है तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है ना, और फिर आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना आपने, अगर आपने कर लिया तो फिर ही आप एक अच्छे जो है ना वो बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा सिर्फ अकाउंटेंट, कोई भी बिजनेस हो। अब मैंने जो एक चीज सीखी थी जो कि मुझे ना वो मैंने गलतियों से सीखी अपनी, कि मुझे याद है कि एफएससी में मेरी केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है मैं बहुत अच्छा था उसमें। तो एक हमारे कॉलेज की तरफ से ना कॉलेजेस मिल के एक क्विज कंपटीशन करते हैं। तो मेरे टीचर ने कहा कि आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने कहा जी ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं। लेकिन हुआ समहाउ ऐसे हुआ कि मैं उस कंपटीशन में यानी कि वो जिस दिन था मैं पहुंच नहीं पाया वहां। मुझे वो रास्ते में कुछ ऐसा, अब मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद क्या हुआ था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। मेरे टीचर ने ना कमाल की क्लास ली मेरी। तो अब वो ना मेरे ज़हन में बैठ गया था, यार ये आपने ना प्लान नहीं मैंने ठीक किया था। मेरे पास सारी स्किल थी
लेकिन और मैं शायद अपने कॉलेज के लिए कुछ अचीव भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ठीक है, एक वो चीज। और दूसरी ये थी कि मेरा ना, जब मैं यहाँ पे आया था 2012 में, तो मेरा एप्पल में इंटरव्यू था। एप्पल कंपनी, इसके अंदर मेरा इंटरव्यू था एक जॉब के लिए। मैंने 1 घंटा जो है ना वो स्पेयर किया कि भाई मैं 1 घंटा पहले चलूंगा अपने घर से, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। समहाउ ऐसे हुआ, अब मुझे आए हुए सिर्फ 2-3 महीने हुए थे यहाँ पे, कि मैं ट्रेन मैंने जो लेनी थी वो लेट हो गई ट्रेन, और मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया, मैं 5 मिनट लेट था। तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। Okay. मैं बड़ा कोशिश की कि भाई मैं सिर्फ ट्रेन की वजह से हुआ हूँ। तो और बल्कि मैंने उनको फोन भी कर दिया था पहले कि भाई मैं इस तरह, दे डिडंट अलाउ मी। ठीक है, तो ये दो ऐसी चीजें थी जिसने मुझे कहा कि भाई आपने ना जो काम करना है वो एग्जैक्ट टाइम, यानी कि जो होता है ना कि सेकंड बाय सेकंड आप चलो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैंने अगर किसी से कमिट किया ना कि यासिर भाई मैं, हम लोग 10 बजे मिलेंगे या 10 बजे हमारी मीटिंग है, तो आई विल बी देयर जस्ट टू, यानी कि 10 बजे से कोई 2 मिनट पहले मैं हूँगा उधर। तो आपने भी हमारी तरह के घड़ियों के टाइम 10 मिनट पीछे कर दी अपनी जिससे आप कुछ आप ऐसे ही लोग कर लें। तो ये देखिए, जो दो फेलियर थे ना, वो सही। उसने मुझे सिखाया जी कि आपके वक्त का कितना आपने पाबंद रहना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश होती है कि, यानी कि अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि मैंने अगर 10 बजे का है या 9 बजे का है, तो आई विल बी देयर। ठीक है, और फिर ये है कि अगर मीटिंग, अगर सपोज कीजिएगा 10 मिनट की है, तो आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, देन आई विल सेंड देम अ मैसेज कि भाई मैंने इतनी देर वेट कर लिया, दैट्स इट। तो अब अब बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है ना कि भाई क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं, आप कॉल पिक नहीं कर पाते क्योंकि आप बिजी हो। Correct. अब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि मैंने उनको टाइम दिया हुआ है, वो मेरे कैलेंडर में है, वो सारा मेरे सारे कैलेंडर सिंक्रोनाइज्ड हैं। ठीक है, हर जो है मेरा क्लाइंट, उसको उसका रिमाइंडर भी जा रहा होता है कि अब तुम्हारी मीटिंग 10 मिनट बाद है या 5 मिनट बाद है। तो हम वो सारा कुछ स्मूथ चल रहा होता है। मुझे कोई ओवर, मुझे किसी लोगों की कॉल्स काटनी नहीं पड़ती, तो वो तो अनलेस के आपके भाई कोई क्लाइंट। के स्केड्यूल्ड अगर नहीं है तो फिर शायद मुझे काटना पड़े, अदरवाइज मुझे काटनी नहीं पड़ती। तो साकिब भाई, यहाँ से फिर जब जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस टाइम स्टार्टिंग में आपको क्या चैलेंजेस आए थे इसके अंदर? और स्टार्टिंग में देखिए जी, चैलेंजेस वो ये है कि भाई जिस तरह आपकी लोकल लाइसेंसिंग के हवाले से होता है, तो वो एक शुरू में कुछ थे मसले मसाइल, वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी, आपका क्वेश्चन जो था कि भाई लोगों को किस तरह करना चाहिए, देखिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन की है, तो आपने यहाँ पे टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है, अगर ये दो आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए और उसमें आपकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आपने जॉब में वो उन चीज़ों को अप्लाई किया हुआ, तो देन यू कैन गो फॉर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो टैक्स प्रैक्टिशनर बोर्ड है उसके क्वालिफिकेशन के पॉइंट, वो भी क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लोगे, और एक्सपीरियंस वाला भी, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर ए लाइसेंस। आपको अगर सिर्फ जो एक नॉर्मल अकाउंटेंट है जिसने सिर्फ टैक्स एजेंट की सर्विसेज देनी है, टैक्स एडवाइजरी और कंप्लायंस की, तो उसके लिए एक ये वाला लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। सही। और अगर किसी ने जॉब ना की हो तो? जैसे भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सॉरी फॉर दैट। मैं कहा, अगर किसी बंदे ने जॉब ना की हुई हो तो वो किसी एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के साथ एज एन इंटर्नी काम कर ले सकते हैं ये जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस? अगर आपने जो टैक्सेशन की या अकाउंटिंग की जॉब नहीं की, जो जॉब है ना आपकी, अगर तो नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब है तो वो कंप्लाई नहीं करती जो टैक्स प्रैक्टिशनर बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको टैक्स में काम किया होना चाहिए आपने, कि अगर आपने टैक्स एजेंट का बनना है तो आपके फिर टैक्स का काम किया होना चाहिए, और आपका जो सुपरवाइजर है वो आपके काम को वेरीफाई करे, उसको अप्रूव करे कि इसने जो काम किया हुआ है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो साकिब भाई, नॉर्मली जब ऑब्वियसली हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हर बंदा जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस करना और
करने के लिए आपको you need a lot of passion towards driving that factor कि नहीं यार मैंने करना. So the point where you decided and you go to do a business, next day you started your services. उस हवाले से आपको और क्या further challenges आए and what was your strategy to mitigate those challenges? जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे होते हैं. जैसे देखें, आप जब सर्विसेज दे रहे हो तो आपको अच्छे क्लाइंट्स को आपने अपने सर्विसेज वहाँ पिच करनी है, और आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप किसी को कन्विंस कर पाओ. और खास तौर पे ये जो आपकी है ना टैक्सेशन या अकाउंटिंग की सर्विसेज, जो यहाँ पे फाइनेंसेस की या पैसे की बात होती है, वहां पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे क्लाइंट पहले क्या नाम है उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा लोगों को, कि आप उनको सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज दे सको और एक ट्रस्ट डेवलप कर सको. जब आप एक ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो तो देन वही जो आपका क्लाइंट है ना, वो आपको 5 क्लाइंट या 10 क्लाइंट और देगा. ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आप उसको क्वालिटी सर्विसेज दो. ये तो वही तो क्लाइंट मिलना ही तो साकिब भाई एक सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे. यहाँ पे तो मैं आपको बताऊं उसका तरीका. देखिए, आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं ना, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग. आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मेरी जो पहला कस्टमर मिला कैसे आपको? मेरी जो ना शुरू से ही था कि भाई थोड़ी सी नेटवर्किंग करने के हवाले से मैं कोशिश करता रहता था ना. जैसे अब मैं स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अभी तक खेल रहा हूँ. ठीक है, मैंने क्लब लेवल पे, शायर्स लेवल के ऊपर क्रिकेट खेली. ठीक है, तो वहां पे आपके जो नेटवर्क वहां पे बनना शुरू हो जाता है. फिर आप डिफरेंट तरह की जो प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं, फिर आपकी जो सोशल मीटिंग्स होती हैं, जैसे मस्जिद में लोगों से आप मिलते हो. ठीक है, यहाँ पर आप किसी ईद की के इवेंट पे कहीं पे मिलते हो, या जब आपके फैमिली विजिट्स होते हैं वहां पे आप लोगों से मिलते हो. ठीक है, तो आप मेरे लिए तो कोई भी जो गैदरिंग का मौका है ना, वो मेरे लिए एक तरह से मेरी एडवर्टाइजिंग का मौका है कि मैंने अपने आप को सेल करना है. आपने अपॉर्चुनिटी तो खुद तलाश करनी है ना. तो ये है. फिर मेरे पास जो एक स्किल थी कि मैं अच्छा बोल सकता था, यानी कि बोथ इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज. तो मैंने मुझे याद पड़ता है कि मैंने पहला एक यहाँ पे सेमिनार किया एट द प्लेटफॉर्म ऑफ पेन का नाम आपने सुना होगा? प्लान उनका ग्रुप भी है. ज़हीर साहब है. जाहिर भाई का. हाँ जी. जाहिर भाई. तो उनके प्लेटफॉर्म से मैंने 2015 या 16 में एक सेमिनार किया था कि ये बिजनेस के हवाले से ही ना. तो इस तरह के इवेंट्स मैंने और भी, फिर वेबिनार्स भी किए. फिर और उसमें यह था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा भाई, मुझे अपना बताना ना लोगों को कि मेरे पास ये स्किल है. तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स किए. तो उसकी बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से आपको 2-2 4-4 क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए. और फिर आप जब उनको अच्छी सर्विस देते हो तो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है वो. तो यानी कि आपकी जो प्रोग्राम की इब्तिदा थी पहले क्लाइंट की, वो जाहिर भाई की तरफ से हुई है? नहीं, वो पहला नहीं था. पहले मेरे जिन लड़कों के साथ यहाँ मैं 3 महीने के लिए ना मैं ओबन में रहा, सिडनी में ओबन जगह. तो वहां पे कुछ उसमें मेजोरिटी इंडियन लड़के थे और 2-3 पाकिस्तानी भी थे. तो हम कोई 10 लोगों का ग्रुप था. तो सारे लोग डिफरेंट लेवल पे जॉब्स कर रहे थे. तो शाम में हम ना कोई घंटे के लिए क्रिकेट भी खेलते थे. वो एक कंपाउंड सा था, तो वहां हम क्रिकेट खेलते थे. अब वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं अभी तक, वो सारे लड़के ऑलमोस्ट. हाँ नहीं, दैट्स डेफिनेटली दोस्तों की यही सपोर्ट तो आपको चाहिए होती है जब जी. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले क्या नाम है अपनी जॉब्स कर रहे थे, तो अब वो मेजॉरिटी उनमें से बिजनेस कर रहे हैं अपने. अच्छा, माशाल्लाह से. हाँ, तो वो भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं क्लाइंट. तो वो इस तरह से ना आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन फैक्टर डाला था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या वो? नहीं, मेरी एडवाइस तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल रही ना, सब लोगों के लिए. तो वो वहां से फिर आप क्लाइंट्स बनाते हो. आई थिंक वही ये बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आप सब लोगों से भी ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें,
whenever you start a business, it is very important कि आप जाके ना हमेशा एक अकाउंटेंट से पहले मिलें, बात करें, क्योंकि उसकी वन ऑफ द रीजंस यही होती है कि यार जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उन्होंने सारी जिंदगी यही पढ़ा है, बिजनेस के साथ डेली बेसिस में उनका उठना बैठना यही है। अक्सर हम लोग को भी ये फील कर रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंटेंट के पास जाएं, आप खुद ही जाके ऐसे आप कर सकते हैं, उसके लिए मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जितना बेहतर एडवाइस और टैक्स पर्पस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। इसमें आपको एक एक डॉलर का ना हिसाब देना होता है। तो और अगर नहीं देंगे ना, तो फिर गवर्नमेंट जब आएगी तो फिर आपकी वैसी हालत उसमें और ख़राब हो जाएगी। तो इसमें भी हाईली रिकमेंड कि आप हमेशा जाएँ और एक अकाउंटेंट से मिलें। देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग देम ऑब्वियसली, और वी हैव एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स, और साकिब भाई माशाल्लाह से ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड ही कैन डेफिनिटली हेल्प यू आउट विद। उन्होंने देखिए स्टार्टिंग अपने दोस्तों से लिया, तो वो शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट होम वाली चीज़ है कि घर से शुरुआत हुई, और देखिए माशाल्लाह से सारे दोस्त उनके जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो फिर साकिब भाई वहाँ से गाड़ी कहाँ आगे कहाँ? अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं और अभी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपकी जो है ना जो हम लोगों की साइकी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस करने के हवाले से। जब हम बिजनेस करते हैं ना, आप ये देखें कि मैं $1 स्पेंड करके अगर मैं 10 बना रहा हूं ना, तो दैट इज द बेस्ट जो है ना वो उसकी कंपोजिशन है, जो रिटर्न है ना उसका। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने खर्च करने हैं 0 और बनाने हैं 10। ये 0 खर्च करने से ये 10 नहीं बनेंगे। सही बात है। ये 0 खर्च करने से 2 बनेंगे। इसका मतलब आपने 8 लूज किया है। यानी कि अब इसको और अगर मैं आसान अल्फाज में यूं बताऊं कि आप ये कहते, यानी कि हम लोग अक्सर लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं, कि मैंने जो है ना किसी प्रोफेशनल को नहीं देना कुछ, ये काम मैं खुद ही करूंगा। सही बात है। देखिए, मैं अगर अकाउंटिंग के मुझे नॉलेज है, तो मुझे आईटी के में मैं परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं मुमकिन है मैं कोई चीज अगर सपोज कर मैंने वेबसाइट बनानी है, मैं बना तो लूंगा, लेकिन जो टाइम मैं उसके ऊपर स्पेंड करूंगा और जो मेरी प्रोडक्ट होगी, टाइम मुमकिन है मैं 100 घंटे लगा दूं उस काम को करने में, और फिर भी मैं वो प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा जो कि एक प्रोफेशनल बना सकता है। सही बात। ठीक है, तो आप हमेशा उसको ना, यानी कि जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ये होनी चाहिए कि अगर मेरा अपना जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जो 1 घंटा है उसमें मैं लेट्स से कि भाई $50 मैं कमा सकता हूँ, और मुझे एक काम करने के लिए जो है लेट्स अज्यूम कि भाई 20 घंटे चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरी उस कॉस्ट जो है वो $1000 की है। सही। मैं $1000 सेक्रीफाइस करके तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं कितने का काम कर रहा हूँ। अगर वो आपका $200 का काम है जो कि आपने अपने 20 घंटे लगा के किया है, तो इसका मतलब है कि आपने फिर अगेन $800 जाया किए। सही। ट्रू। ठीक है, तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि भाई हम इस तरह से सोचें कि मैं एक प्रोफेशनल को वो काम दे दूं कि वो $200 में मेरे लिए कर दे। सही बात। ठीक है, और मैं अपना टाइम जो है ना वो 20 घंटे जो है वो उसमें मैं बचा अपनी जो एक वैल्यू क्रिएट करूं और उसमें मैं मुमकिन है $1000 बना लूं। तो इस तरह हम चल, इसी तरह ये अकाउंटेंट की अभी बात है कि अगर हम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करते हैं, तो वो आपके लिए नॉट ओनली इन शॉर्ट रन बट इन अ लॉन्ग रन आपको उसका बहुत फायदा है उसकी एडवाइस का, कि भाई आप बिजनेस के स्ट्रक्चर से लेके जो आप सेटअप करने जा रहे हो उस वक्त से लेके, तो उसके पूरा उसको लेके जाना, उसको ऑपरेशनल बनाना और फिर लेटर ऑन उसकी ग्रोथ के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर जब प्रोफेशनल की एडवाइस लोगे तो आप ज्यादा बेनिफिशियल रहोगे। अच्छा नहीं, साकिब भाई, डेफिनेटली यहाँ आप जो पर एक बात क्वेश्चन कह रहे पूछना। हैं, एक सॉरी मैं भाई। उसमें इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ ना इनको। आप जो बात जो कह रहे हैं, डेफिनेटली एंड आई टोटली एग्री टू दैट, और मेरे ख्याल से इस्लाम में भी ऐसा है कि जब आप किसी को देते हैं ना रिस्क, वही वाली बात है। मैं अक्सर मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो मुसलमान भी हैं, मेजोरिटी ऑफ देम, तो मैं उनको ये भी कहता हूँ कि ये देखें, अगर आप अपने रिस्क से मेरा रिस्क जोड़ रहे हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अल्लाह ताला से ही मांग रहे हैं ना। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये बिलीव है कि यार अगर मैं किसी को दे रहा हूँ या मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ,
तो रिस्क, अब उसकी जरूरत मुझे है या नहीं है, वो एक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि कुछ सर्विसेज हमारी भी ऐसी, मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। दूसरा, अब वो है, क्या कहते हैं, मैं एक से सर्विस ले रहा हूँ। तो मैं उनसे जब मैं सर्विस लेता हूँ तो मैं ना, उसकी ऐसे मुझे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन जब मैं उनसे ले रहा हूँ ना सर्विस, तो अब मैंने जब उसको दिया तो मैंने ये देखा कि यार उसने ही क्या चीज करी। उसको भी ये बात मालूम है कि मुझे उसकी सर्विस, मैं ऑब्वियसली उस बिजनेस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसने क्या किया, उसको भी मालूम था कि यार मैं मुझे उस सर्विस की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, उसने ना मुझे फर्दर और लोगों से मिलाना शुरू कर दिया। हम्म। तो एक तो मैं ऑब्वियसली, अब मैं तो इस नियत से, मैं नॉर्मली लोगों के साथ अपने रिस्क इसलिए जोड़ता हूँ कि यार उनसे मेरा रिस्क जुड़ेगा, नसीब जुड़ेंगे, मुझे मिलना अल्लाह ताला से ही है, मुझे जी जी देने वाला बिल्कुल। अल्लाह ताला है, तो मैं उम्मीद नहीं रखूंगा कि वो मुझे रिटर्न बिजनेस देगा। मैं हम्म अल्लाह हम्म ताला से अपना बिलीव रखता हूँ, मुझे पता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद जो मुझे चाहिए वो अल्लाह ताला देगा। हम्म। उसने खुद ही चीज रियलाइज करी, और उसने मुझे इतने कस्टमर्स के साथ आगे थ्रू करा दिया, और मेरे अच्छे खासे क्लाइंट्स उसके रेफरल के थ्रू भी आए। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने यार, आई व्हेन आई आस्क यू, मैंने तुमसे बोला तो नहीं था कि मुझे तुम कस्टमर, लेकिन ऑब्वियसली तुमने मुझे दिला दी, दैट्स वेरी गुड इनफ। तो उसने मुझे बोलते यार उमर, मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज समथिंग आई फेल्ट कि आई शुड बी डूइंग, एंड ही हम्म। एक्चुअली डिड दैट। तो मैं ये कह रहा था कि आपको, इंसान को ना, कभी ये नहीं पता होता कि जब आप किसी को देने जा रहे हैं, अक्सर अमूमन स्टार्टअप बिजनेसेस में मैं ये बहुत देखता हूँ, नहीं यार ये काम हम खुद कर लेंगे, नहीं यार ये हम कर सकते हैं। बात ये है ही नहीं। बिजनेस का मकसद ही यही है कि आप एक दूसरे को बिजनेस दें, ताकि आपको इकोसिस्टम बढ़े, ताकि आपका वो साइकिल बढ़े। आपका रिस्क, आप दूसरों को रिस्क दे रहे हैं, आपका रिस्क बढ़ रहा है। और मैंने यही देखा है, जितना जितना हमने बिजनेस में स्पेंड किया है ना, हमें ऑब्वियसली उसका 10 टाइम्स या 50 टाइम्स मोर रिटर्न मिलना शुरू हो हुआ है। हम्म। तो अगर आप वाकई में, जो आप लोगों को सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से जाके मिलें जो आपको उस चीज में हेल्प आउट कर सकता है, जो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना सकता है। आई विल टेल यू, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है स्टार्टिंग में। मैंने जिनसे मुझे नहीं मालूम था, मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं। मैं फिर जिनके साहब के पास गया, उनसे बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। फिर यानी कि इट टेक्स, इफ यू गो टू अ प्रोफेशनल टू स्टार्ट विद, they would definitely give you the right advice, the right place, and it's your business ना। अब मजाक करने के लिए तो लोग बिजनेस नहीं खोलते, ये तो नहीं है यार मैंने, हाँ भाई मैं खोल के देखूं दुकान चलती है नहीं चलती, चल गई तो ठीक है। इट्स नॉट इजी, हर बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो मनी टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करता है, तो मजाक तो नहीं करने के लिए बैठे हैं हम, बिजनेस हम्म। चलाने के लिए बैठे हैं। तो यू शुड बी प्लेइंग एंड टेकिंग दोस रिस्क अलोंग विद योर बिजनेसेस। अच्छा, इसमें होता है, एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं। हाँ, होता यही है ना कि हम शुरू में यही चाह रहे होते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं खुद से वो हम करें, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कॉस्ट हमारी कम से कम रहे। सही बात। वो एक ठीक है, एक लेवल तक वो स्ट्रेटेजी ठीक है जो आप कर सकते हैं। और आप यानी कि उसमें, लेकिन ये हो कि क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो ना आपकी, यानी कि आपके सही बात। बिजनेस को उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए उसका। तो एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू कि भाई Exactly. हमें वो कर लेना चाहिए। लेकिन जहां आपको लगे कि यार आपकी प्रोफेशनल के बगैर गुजारा नहीं है, तो मेरा ख्याल है वहां तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल लेना चाहिए ना। आप ये देखें ना कि आप अपनी सेहत अगर समझते हैं कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नहीं करते कि भाई मिस्टर ABC जो कि जस्ट एक क्वैक है, उसको हम कहेंगे भाई मेरे दिल का जो ना वो ये बाईपास कर दे। हम ऐसे नहीं करते ना। हम हमेशा जो एक सबसे अच्छा सर्जन होता है, चाहे वो सही बात। उसका रेलेवेंट है बंदा, कार्डियोलॉजी में हम जाके उसके मिलते हैं और फिर उससे करवाते हैं ना। तो इस तरह बिजनेस भी ऐसे ही है। और बिजनेस में अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं इस वजह से कि इनिशियली उन्होंने अपने कैश फ्लो को नहीं मैनेज किया अच्छा, कि उन्होंने, अगर आप एक प्रॉपर प्लान नहीं बनाया। एटलीस्ट आपके पास, एक स्टार्टअप के पास 12 मंथ्स का प्लान होना चाहिए, मिनिमम 12 मंथ्स का प्लान, कि भाई मेरे पास इतने पैसे आएंगे और ये मैंने स्पेंड करना है, और ये मेरा एक लेवल है कि भाई जिस पे मेरे पास इतने सरप्लस में फंड्स होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है, दैट इज द की इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर स्टार्टअप को करनी चाहिए। आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अक्सर क्या है कि उनके पास बिजनेस प्लान नहीं है। तो ये मैं सही उनको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, 12 मंथ्स का प्लान जरूर बनाए। सिंपल एक स्प्रेडशीट पकड़े, उसमें मंथ रखें 12 मंथ्स, हर महीने का बताएं कि इतनी इनकम कहाँ से, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो एक्सपेंसेस आपने करने हैं वो उसमें लिखो।
कि और फिर आप अपनी उसको मैनेज करो, और उसको फिर आप एक जो महीना आपका लेट से आपने जुलाई से स्टार्ट किया, जुलाई खत्म हो गया, आप नेक्स्ट ईयर का जुलाई उसमें ऐड कर लो, यानी कि ऑलवेज यू हैव अ 12 मंथ्स प्लान अहेड। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा जी यासर, आप कुछ कह रहे थे? जी जी साकिब, मुझे ये बताएं कि अगर लोग आपके पास आते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर के उसके लिए फॉर्मलाइजेशन के लिए, कि जहाँ पर उनको सॉरी एक मिनट दीजिएगा जी, तो अगर लोग आते हैं जहाँ आपके पास कंपनी बनाने के लिए या ट्रस्ट बनाने के लिए, जब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बंदा भी अगर आपसे मिलने आए एंड अगर वो बंदा बेसिकली या तो एक स्टार्टअप है, क्योंकि स्टार्टअप में आई बिलीव कि शायद स्टार्टअप से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर आपको एक प्रॉपर कंपनी सेटअप चाहिए होते हैं, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है। लेकिन एक बंदा अगर आपके पास आता है तो आप क्या चाहते हैं, वो क्या स्टडीज कर आए या क्या प्री रिक्विजिट साथ लेकर आए, एंड देन ही शुड कम टू यू एंड मीट यू? देखिए, अगर सपोज कीजिए कि भाई कोई मिस्टर ABC है, ही ऑलरेडी जस्ट ही जॉट डाउन ए प्लान कि भाई उसने एक स्टार्टअप बना रहा है, वो बिजनेस करना है। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसका जो है ना, एक तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि पूरा जो एक तरह से जैसे डॉक्टर हिस्ट्री बनाता है ना, अब मेरी फर्म में ऐसे है कि हम उस क्लाइंट की एक तरह के पूरा स्केच करते हैं, इसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये बिजनेस और वो क्या क्या कर रहे हैं, फिर ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो किस नेचर का बिजनेस है, और उसके फ्यूचर उसकी क्या उसको चाह रहा है उससे, उस बिजनेस से, इसको लेके तो फिर हम लोग एक पूरा प्लान एक खुद से बनाते हैं कि भाई इस बंदे के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, कौन सा इसके लिए सूटेबल है। ठीक है, उसकी अगर वाइफ जॉब कर रही है तो हम डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होगी, अगर उसकी वाइफ जॉब नहीं कर रही देन और वो साहब खुद भी जॉब नहीं कर रहे तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, अगर वो भाई उनमें से हस्बैंड जॉब कर रहा है और साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, फैमिली मेंबर्स अगर दो हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनेगी, अगर उसके फैमिली जो है क्लोज फैमिली मेंबर्स वो ज्यादा है दो से, तो हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी फर्म में क्या करते हैं कि हम एक उसको कहते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं कि भाई पूरे जितने भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं आपके बिजनेस में, आप हैं, आपकी मिसेस हैं, आपके बच्चे अगर वो एडल्ट हैं, वो इवन के माइनर भी उसमें, और आपके और फैमिली मेंबर कितने हैं, और आप कितने बिजनेसेस कर रहे हो, इन सबको हम एक पेपर के ऊपर लेके आके तो फिर बताते हैं उसे कि भाई तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, शॉर्ट रन में सूटेबल क्या है, लॉन्ग रन में सूटेबल क्या है, और उसमें जो की फैक्टर्स होते हैं, आपका टैक्सेशन, कि भाई किस स्ट्रक्चर में आपको टैक्सेशन का एक ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप अपनी पोजीशन, और दूसरा ये है कि बिजनेस की ग्रोथ। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स को देखते हुए हम तो उसको इस तरह एडवाइस करते हैं, और एक और चीज साथ में होती है कि भाई एसेट प्रोटेक्शन की, कि आपने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं आपके जो लीगल केसेस होते हैं उनके हवाले से भी, तो आपने लॉन्ग रन में अपने एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर उनको एडवाइस किया जाता है कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने सवाल किया था, वो यही मेरे ख्याल से हमारे कुछ और प्रोग्राम भी होस्टेड थे, उसमें भी हमने वो सवाल पूछा था। तो उसमें उसका वो ये पता करना चाह रहा था कि इज इट बेटर टू बाय हाउसेज ऑन अ कंपनी नेम और इज इट बेटर टू बाय दैट ऑन अ पर्सनल नेम? आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगेन ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे। अगर तो आप हो जिसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपने अपने लिए ले ली और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बस ये आपका है ओवरऑल, तो फिर तो डिफरेंट उसकी हो सकती है कि भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप अपने पर्सनल नाम पे ले लो। अगर आपका जो मेन हाउस है वो उसमें कोई टैक्सेशन का एलिमेंट नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी की एग्जम्पशन भी आपको मिल सकती है अगर आप एक सर्टेन लेवल से नीचे हो उसकी वैल्यू तो। ठीक है, और होता ये है कि भाई यहाँ पे एक रूल है कि 6th ईयर तक आपका जो एक घर है ना, अगर आप उससे छोड़ भी देते उस घर को, यानी कि मैंने एक सपोज किया आज एक घर खरीदा
मैं कोई 6 महीने 6 महीने तो नहीं, साल या उससे ज्यादा मैं वहां रहा, और फिर मैंने एक और घर ले लिया। ठीक है, तो और मैं उसमें मूव हो गया। अब ये मेरा जो पहला घर है वो भी मेरी क्या नाम है प्राइमरी हाउस रहेगा, और सेकंड घर भी मेरा प्राइमरी हाउस रहेगा। अच्छा। ये पहले वाला 6 साल तक मेरा प्राइमरी रेजिडेंस है। जब भी मैं बेचूंगा मुझे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और सेकंड वाले पे भी मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये वाली चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि उन्होंने किसी प्रोफेशनल को से बात ही नहीं की। तो वो क्या है कि भाई आप पहले वाले घर में रहते जा रहे हैं, नया वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि भाई उनका ज्यादा चांसेस है कि जब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ेगा जब भी वो सेल करेंगे। अदरवाइज हम उसको एग्जम्पशन लेके दे सकते थे दोनों की। कि दोनों है आपको पे करने की जरूरत हाँ, नहीं। और अच्छा। एक जो आपने क्वेश्चन किया था कि भाई कंपनी पे फायदा क्या है, कंपनी पे नुकसान है। जैसे आप अपने अपने नाम पे जब घर लेते हो तो, और आप उसको अगर वो प्राइमरी रेजिडेंस नहीं भी है, तो फिर क्या है कि जब आप उसको अगर 12 मंथ्स के बाद उसको सेल करते हो तो आपको 50% कैपिटल गेन टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाती है। आपने अच्छा। 5 लाख का घर लिया, 6 में बेच दिया, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख के ऊपर आपने टैक्स पे करना है। लेकिन बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ही विल गेट अ 50% डिस्काउंट। कि अच्छा। 1 लाख के में से 50% तो निकाल दें आप सिर्फ बाकी 50% पे आपका मार्जिन टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो मैंने ठीक है, वो नॉर्मली कैपिटल गेन वैल्यू इज अराउंड व्हाट 50%, तो नहीं नहीं, उसमें क्या नाम है, जो टैक्स की बात अगर आप कर रहे हो तो वो आपका मार्जिनल टैक्स रेट है कि आपकी बाकी इनकम कितनी है। अच्छा। अगर आपकी बाकी इनकम सिर्फ $30,000 है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है वो 19% है। तो फिर आप अपने कैपिटल गेन पे 19% दो। लेकिन अगर आपकी बाकी इनकम लेट्स से इस ब्रैकेट में आती है जहां पे 45% टैक्स लगता है, तो फिर आपका कैपिटल गेन के ऊपर भी 45% टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी कंपनी के केस में आपको ये 50% डिस्काउंट जो आपके इंडिविजुअल के केस में मिला था वो नहीं मिलता। सही। तो इसलिए प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी के अंडर नॉर्मली वो लोग लेते हैं जिन्होंने एसेट प्रोटेक्शन करनी होती है, ना कि कैपिटल गेन टैक्स को सेव करना होता है। सही बात है। ठीक है ना, तो तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग भी घर अगर पाकिस्तान में नहीं लेना चाह रहे और ऑस्ट्रेलिया में लेना चाह रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड सी अ प्रोफेशनल। नहीं तो पाकिस्तान में घर खरीदते रहिए, उसके बाद जो टैक्स में घपले करने हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ अगर सही तरीके से चलना है तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल लाइक साकिब भाई। तो ठीक है साकिब भाई, गाड़ी आगे थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो फिर जब आप आए, बिजनेस स्टार्ट किया, पहला क्लाइंट मिला, खुशी हुई, दावत करी आपने, दोस्तों की दावत की होगी, उसके बाद क्या कहानी हुई, फिर क्या चैलेंजेस हुए आपको मिडिल ऑफ द बिजनेस में? देखिए, मिडिल ऑफ बिजनेसेस में फिर आपकी ये होता है ना कि आपको पहले आप शुरू में ही होता है कि जिस तरह का भी क्लाइंट आए उसको ले लो। शुरू में ऐसे होता है। सेकंड फेज ऐसा आता है कि आप थोड़े से चूजी हो जाते हो कि मुझे क्लाइंट्स ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूएबल क्लाइंट्स चाहिए। सही बात करा। मुझे मुझे 10 क्लाइंट नहीं चाहिए जो कि मुझे लेट से कि भाई $10,000 फीस दें 10 लोग मिलकर। मुझे एक क्लाइंट चाहिए या दो चाहिए जो मुझे 20-20 हजार डॉलर की फीस दे। ठीक है ना, तो सेकंड फेज में आप आके चूजी हो जाते हो, क्योंकि आपके कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि फिक्स्ड हैं। क्या? जैसे आपका टाइम बीइंग एन प्रोफेशनल, जो जो भी टीम को हेड कर रहा होता है उसका टाइम एक लिमिटेड है ना। तो या तो आप अपना टाइम उस तरह करें कि आप इतने लोगों को ट्रेन कर लें कि आप डेलीगेट ज्यादा कर सकें काम। तो फिर ये है कि आप हर क्लाइंट को कहें आजा भाई आजा। लेकिन अगर आपके पास वो लिमिटेड है रिसोर्स, तो फिर आप वैल्यू जो क्लाइंट हैं, जो कि हाई प्रोफाइल क्लाइंट है, उनको फोकस करें। तो अभी किसी हद तक मैं उस फेज में हूं कि हम लोग थोड़े से चूजी होके अब चल रहे हैं कि जो क्लाइंट कहता है ना कि भाई जो पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी बहुत हाई है, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम थोड़ा सा कहें कि भैया आप जो ना किसी और के साथ जाइए भाई। नहीं तो आप उसमें डेफिनेटली
मेरे ख्याल से फिर तो आपके साथ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, जो यंग यंग कंपनीज है उनको आप अपने वाले क्लाइंट पकड़ा दीजिए कि भाई आप लोग डील करें नहीं और हमें तो वो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं रेफर कर देता हूँ ना, कि जो मेरे साथ जो लोग रहे हैं और अपने प्रैक्टिस में हैं, तो मैं उनको रेफर कर देता हूँ कि भाई अगर मैं नहीं कर पा रहा या मेरी वो उस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ओके। तो मैं फिर उनको रेफर कर देता हूँ कि भाई आप इनको देख लीजिए। राघवेंद्र, डू यू हैव एम्प्लॉइज ओवर हियर और? यहाँ पे मेरे साथ जो है ना वो 3 लोग काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और कुछ काम हम लोगों ने जो आउटसोर्स किया हुआ है। तो अक्सर नॉर्मली जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लोग एज अकेले भी काम करते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप में जाते हैं। तो आपके साइड की क्या स्टोरी? डू यू हैव सम डायरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस या हाँ, सोल? मेरे साथ जो है मैंने पार्टनरशिप है, तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं 2, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, सो बीइंग अ डायरेक्टर दे आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। जी जी बिल्कुल। तो उसमें हाउ डू यू फाइंड दैट कि आप क्या देखिए रिकमेंड करते हैं? इसमें मैंने कोशिश यही की कि भाई वो लोग मेरे साथ हों जो कि जिनमें आपके थोड़े से ना लाइक माइंडेड जिसको हम कहते हैं। तो जो मेरे एक दोस्त हैं हामिद रजा, ही इज एक्स केपीएमजी। वो ओके। केपीएमजी जो एक बिग 4 अकाउंटिंग फर्म है, हाँ, वो वहां थे। वेरी बिग। मैंने ईवाई में टाइम गुजारा, वो केपीएमजी में थे, तो वो मेरे साथ हैं। तो हम लोगों का जो है याराना काफी पुराना है, तो इस वजह अच्छा। से वो थोड़ा सा हमें ना मैनेज करना आसान हो जाता है। दूसरे साहब जो हामिद राजा हामिद है, तो उनका भी यही है कि हम लोगों के थोड़ा सा मिलते हैं फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना काम को चलाने के लिए। अच्छा, आपकी वेबसाइट पर मैं देख रहा था कि यू एक्चुअली हैव अ सर्विस कॉल्ड वर्चुअल सीएफओ। सो व्हाट कैन यू इलैबोरेट दैट मोर? वर्चुअल सीएफओ का काम क्या है? व्हाट काइंड ऑफ सर्विस डू यू ऑफर? वर्चुअल सीएफओ में ये है कि हम लोग आपके साथ अपने क्लाइंट्स के साथ उसका जितना भी डेटा है उनको एनालाइज करते हैं, और फिर हम एक उनके साथ मंथली मीटिंग करते हैं। ठीक है, और ये मीटिंग नॉर्मली हम मंथली लेके चलते हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बाई मंथली भी हो सकती है या फोर्टनाइटली भी हो सकती है, डिपेंडिंग के भाई रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसमें उनके डेटा की बेस के ऊपर हम उनको एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई आपके लिए जो अभी करंट जो आपके डेटा है उसकी बेसिस के ऊपर आपको फ्यूचर में कैसे लेके चलना है अपने आप को। ठीक है, आपके कैश फ्लो का इशू हम उसको उनको बताते हैं कि भाई आपका आ सकता है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे यानी कि अकाउंटिंग की वाली साइड पे अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको हम उनको बताते हैं कि भाई आप इसको कैसे एड्रेस कीजिए। कोई पेरोल के इश्यूज हैं उसको एड्रेस कीजिए। यानी कि आपका जो कंपनी के अंदर एक जो फाइनेंस मैनेजर कह लें, या जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो काम करता है फिजिकली रह के, हम लोग रिमोटली आपके लिए वो करते हैं। Okay, so you give them guidance डे आउट ऑफ डे, क्या किसी को अगर देखना है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है नहीं चल रही, या जी व्हाट सॉर्ट एरियाज दे नीड टू फोकस ऑन, या जो करेक्ट। मंथली स्टार्ट बनेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सर्विस, बिकॉज आई वुड से कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, और जो कर रहे हैं ऑब्वियसली, और जो अभी इस वक्त करंटली रनिंग फेज में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर नंबर्स। बात सारी करेक्ट। नंबर्स की हो रही है। अक्सर मैं भी कुछ बिजनेस ओनर से मिला हूं, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई आपका टर्नओवर कितना है, या व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स डू यू लुक एट, तो वो बड़े ब्लैंक होते हैं। तो मैं हैरान इसी बात पे, तो मैंने भाई यार आप बिजनेस चला रहे हैं इतने सालों से, एंड दैट इज द की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हर डायरेक्टर को पता होना चाहिए। यानी कि हम्म। बीइंग अ डायरेक्टर, आपकी मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपसे अगर कोई पूछे ना कि आपको टर्नओवर कितना है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर हेड। एंड आई थिंक हम्म। उसमें अगर आप वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, you don't understand that term, then you need to rethink on that process. So I think it's being part of CFO and offering that service is pretty good. So at least that makes your strategy जो work. तो और मैं भी कभी कभी अपने अकाउंटेंट्स जो हम मेरे साथ भी जो हमें भी सर्विस दे रहे थे, तो मैं भी उनको कभी कभी बोलता हूँ, मैं भाई पहले ही बता दिया करो ना यार, हमारे को क्या टैक्स देना है, किस तरीके से देना है। इतनी हम्म। जीएसटी बैठ के हम भर रहे होते हैं, उसका जी फायदा जी। क्या है जब आप बता ही नहीं दे पहले कि लेकिन ना हम ये जो रियलाइज करते मैं जो प्लान की बात कर रहा था ना, 12 मंथ्स का प्लान, तो ये भी जो आपका है कि जो आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, जो आपके पेबल्स हैं या रिसीबल्स हैं, वो आपको आप थोड़ा सा उसका आइडिया हो ना,
तो फिर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो चीज़ों को। तो ये जो मेरी वर्चुअल सीएफओ की सर्विस है, उसको हम नॉर्मली लिंक करते हैं अपने आपकी जो कैश फ्लो फोरकास्ट से भी, कि वो भी उसका एक पार्ट है कि आपका कैश फ्लो अगर बेहतर है, आपको पता है कि मेरा कैश फ्लो कैसा चलेगा नेक्स्ट 12 मंथ में, आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे और आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफरेंट तरह की होगी। अनलेस के भाई यानी कि दूसरे सिनेरियो में कभी आपको बिल्कुल एक हैफेजर्ड एकदम से ही कुछ देना पड़ जाए कि भाई ये लो जी भाई एटीओ का बिल आ गया जी $20,000 का, आपके पास तो नहीं है इतने, तो फिर वो आप ज़्यादा परेशान होंगे ना। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जब आप बिजनेस इस तरह कर रहे हो ना, तो आप उसको जो रिस्क्स हैं उसके, आपने अपने रिस्क्स को मिनिमाइज करना है। वो आपकी एसेट प्रोटेक्शन को, यानी कि आपके जो बिजनेस के एसेट्स हैं उसके रिस्क को आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है, और रिस्क ऑफ फेलियर को मिनिमाइज करना है आपने, कि आप कहीं फेल ना हो जाए आपका बिजनेस। तो उसके लिए जो है ना, आपको जो एक प्रोफेशनल एडवाइजर है या जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, वो आपको ये बता सकता है कि भाई आप अपने उस रिस्क ऑफ फेलियर को, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप वो मिनिमाइज कर लेते हो, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं फिर, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं आपके। That is actually a very good point. जी यासिर, आप कुछ कह रहे थे? साकिब जी साकिब भाई, मैं इसमें ना एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे। अब जहाँ पर एक बड़ा वो चीज आती है, खास तौर पर जो कि बिजनेस के अपने इनिशियल फेज में होते हैं या समवेयर इन द मिड टायर बिजनेसेस के अंदर होते हैं, उन लोगों को ना एक प्रोफेशनल के पास जाते हुए एक बार डर होता है कि यार हमें उसकी बड़ी हाई कॉस्ट देनी पड़ेगी, और लेकिन मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जो चीज़ मैं खुद अंडरस्टैंड करता हूँ कि जब आप किसी बहुत एक एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं, देन ऑफ कोर्स अ गुड प्रोडक्ट कम विद द प्राइस एज वेल। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि भैया कि ये बेसिकली ये सोच अगर है तो क्योंकि इस सोच में क्या वो मतलब बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड आप करवा सकते हैं उनको, या बदल सकते हैं कि भाई एक अच्छी सर्विस के लिए थोड़ा कुछ पे भी करना पड़ता है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स बहुत हैं। जी बिल्कुल। देखिए हर इंसान का ना जो कंसर्न है ये वाला, वो जेन्युइन कंसर्न है कि भाई मैं कॉस्ट क्यों पे करूं, ठीक है। हाँ, आप उसको ये बताइए कि आप अगर $1 स्पेंड करोगे तो उसकी वजह से आपको $10 का बेनिफिट अगर होगा, अगर आप उसको ये रियलाइज करवा देते हो, तो आई थिंक ही विल बी विलिंग टू पे दैट मनी। लेकिन अगर आप ये कहो कि भाई, यानी कि अगर मेरा कोई क्लाइंट आके मुझे कहे जी कि भाई मैं आप मुझे क्या वैल्यू दोगे, मैं उसको कुछ ना दे पाऊं अगर, और मैं कहूंगा भाई मुझे तो फीस भी दे दे $100, तो मेरा ख्याल है वो नहीं देगा। अगर वो देगा भी तो वो खुशी से नहीं देगा। लेकिन मेरी अगर एडवाइस की वजह से उसको $1,000 का बेनिफिट होता है, तो वो हंसी खुशी दे देगा $100 आपको। तो ये जो है ना, ये दोनों के एंड पे है कि जो सर्विस लेने वाला है और जो देने वाला सर्विस, वो दो सर्विस देने वाले को थोड़ा सा उसको रियलाइज करवानी है अपनी वैल्यू, और जब वो मटेरियलाइज हो जाएगी वैल्यू, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी विलिंग टू पे, आई थिंक, मोर देन 100। नहीं, बात असल में सारी वही होती है कि what sort of value you get out of a particular service, otherwise what is the point, correct? मैं असल में कुछ फाइनेंशियल सर्विस वालों को भी जानता हूँ, वो इनका भी यही होता है। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज वाले ना, वो they don't charge you based on what you currently the service है। वो चार्ज करते हैं यार मैं आपको पैसे कितने बना के दे रहा हूँ, बिल्कुल। they will charge you based on that। उसमें बोले यार अगर मैंने आपको $10 मिलियन बना के दे दिया आपके एग्जिस्टिंग एसेट में से, तो एटलीस्ट उसका 1% 2% आप मुझे पे करोगे ना। ऑफ कोर्स। And when obviously when you're in that space, so no one will be able to tell you that। यानी मैं असल में मैं खुद भी एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा अगेन उस कंपनी का, क्योंकि ये मसले हो जाते हैं कभी कभी ना। जी जी। तो मैं भी उनके लिए वो भी अकाउंटिंग फर्म थी एक्चुअली। और सरप्राइजिंगली फैक्ट ये था कि जब मैं गया ना उसके पास, तो वो मुझे अपने ऑडिट काइंड ऑफ दोस्त ही, यानी कि एज अ दोस्त हम मिले थे। तो उसने ना मुझे अपना बोला कि यार मेरा भी सिस्टम देख ही लो, तुम आए हो चाय पीने तो देख लो। मैं बोला अच्छा यार चलो देख लेते हैं, मसला नहीं है। तो मैं ऐसे ही उसका कंप्यूटर देख रहा था,
तो मैंने देखा कि भाई वो क्या कहते हैं, वो मूवीज ना डाउनलोड हो रही हैं बड़ी दबा के। मैंने बोला यार ये मुझे बताओ कि ये बिट टोरेंट तुम्हारे सिस्टम पे क्या कर रहा है? तो कहता है यार ये मैं ऐसे ही बस वो मूवीज वूवीज कभी देख लेता हूँ। मैंने अच्छा गुड। मैंने बोला तो ये तुम्हारा क्या वर्क कंप्यूटर? कहता हाँ सारा डेटा सब कुछ इधर ही पड़ा। मैं बोला भाई बोला, यार अल्लाह का नाम लो, ये तुमने यानी कि सारा डेटा इधर डाउनलोड कर रहे हो ना, तुम्हारे पास एंटीवायरस है ना कोई सिस्टम है, और क्लाइंट की फाइलें भी यही पड़ी हैं। एक वायरस आया तुम्हारे पूरी सिस्टम की बजा देगा। तो वो उसने ना उस चीज को रियलाइज किया कि नहीं यार दिस इज वेरी, और उसको नहीं पता था, जेन्युइनली उसको नहीं मालूम थी ये बात। तो उसने फिर जब रियलाइज किया ना तो एक्चुअली ही इमीडिएटली साइंड अप। हालांकि मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको एज अ क्लाइंट साइन करने के लिए, लेकिन उसने जब ये सारी चीजें देखी उसने बोला यार ये कोई प्रोटोकॉल तो मुझे रोका भी नहीं। नहीं कहते कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। और इसी तरह मेरे ख्याल से टैक्सिंग के अंदर भी होती है कि हम लोग उठा के तो जीएसटी भर देते हैं दबा के, और हम उठा के इनकम भी भर देते हैं, लेकिन आप उसको डेफिनेटली मिटिगेट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं टू स्टार्ट विद पहले ही, इसके बजाय कि आपको एक बिल पकड़ा एंड में आगे मिल रहा होता है कि भाई ये लो आओ $50,000 जमा कराओ तुम अपने जी जी। टैक्स का। अभी ये देखिए ना, मेरे जो हम लोग जो सर्विस है इसको प्लान जब कर रहे होते हैं तो सारे क्लाइंट्स को हम लोग मई और जून में हम उनकी ईयर एंड टैक्स प्लानिंग करते हैं कि भाई हम ईयर एंड से पहले पहले हम कौन से ऐसे काम कर लें जो कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर भी हैं, और आपका जो उससे टैक्स टैक्स मिनिमाइज हो जाएगा इस साल का भी और फ्यूचर ईयर्स का भी। तो मेरे उसमें पर्टिकुलर हर बिजनेस के साथ ये सेशंस होते हैं कि भाई हमने इसको कैसे चला, यानी कि आपके जो रूटीन के हैं क्वार्टरली उस या मंथली उसके अलावा, और हम हर वक्त उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा कि भाई जो कि हम लोग ये एक तरह से ट्रेनिंग दे भी रहे हैं कि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पीपल, कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके फाइनेंस का, जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके हाथ में है जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस है या बैलेंस शीट है और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको रीड कैसे करना है आपने। तो इसकी जो है ट्रेनिंग में अपने बिजनेस जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी हम देते हैं, और उसके लिए आई एम विलिंग टू गिव अ फ्री लाइक अ वेबिनार ऑन योर प्लेटफॉर्म एज वेल, कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो आए, हम उनको बताएंगे कि यार आपको बेसिक कौन सा नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आप अपने नंबर्स को देखो तो कौन से नंबर्स को देख के तो आपको अलर्ट हो जाना है, और कौन से नंबर को देख के आपको खुश होना है। नहीं आपको नहीं प्रॉफिट को देख के खुश होना है कि बैंक बैलेंस को देख के खुश होना है। यहाँ ठीक है से ना? तुम देख लो पकड़ लो, साकिब भाई ने ना ऑन एयर कहा है कि ये करेंगे हमारे साथ वेबिनार। श्योर श्योर नहीं श्योर, नहीं, वो आई मैंने एम नोट हैप्पी डाउन टू कर डू लिए दैट। जी तो यहाँ से हमारा असल में ना इवेंट मैनेजर है जम स्टार्ट के जी ना, जी, तो मैंने इसलिए पहले ही आपको करा दी। मैंने बोला अब ये पकड़ लेगा आपको। श्योर, आई एम हैप्पी टू डू दैट। देखिए जी, मेरी वजह से, मेरे आधे घंटे की वजह से या 1 घंटे की वजह से अगर लोगों का फायदा होता है ना, तो आई एम हैप्पी टू डू दैट। नहीं सर, बिजनेसमैन होने की ये पहली निशानी है कि अगर उसकी जात से किसी और को फायदा पहुंचे तो उसके लिए एजाज बताना, डेफिनेटली यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। तो अब हम बड़ा वैसे मजा बहुत आ रहा है, मैं वही चाह रहा हूँ मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाहूंगा, लेकिन वही वाली बात है, हम अगर बैठे रहे तो मुझे लगता है हम तो 10 घंटे निकाल देंगे इस तरह बात जी करते जी। करते। तो साकिब भाई अब आप क्या एडवाइस देंगे यंगस्टर्स को जो ऑब्वियसली इस डोमेन में एज अ प्रोफेशन, कि अब मैं देखता हूँ असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना बहुत सारे लोग, कुछ लोग आते हैं वो अकाउंटिंग करते हैं खाली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द वीजा, या फॉर द सेक ऑफ वो पढ़ उसको परस्यू नहीं करते एज कैरियर, या वो उसको जो अकाउंटिंग की अब हमें भी कुछ लोग मिलते हैं मीटअप्स वगैरह में जो एक्चुअली प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स और काफी टाइम से काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस। तो ऑन क्लोजिंग रिमार्क्स व्हाट इज योर एडवाइस to those kind of people who have actually studied accounting but they're not pursuing accounting as a career? Yeah, they are working in the industry for a really long time and they want to start their business. देखिए, बिजनेस का जो ताल्लुक है ना वो एक तरह से कह लें कि 24 आवर की जॉब है। ठीक है, नॉर्मल जॉब 9 to 5 होती है, तो इसमें वह ऐसा नहीं है, आपको 24 घंटे करना पड़ेगा एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू इयर्स।
तो अगर तो आपका इंटरेस्ट है कि और आप ये अफोर्ड कर सकते हो कि 24 घंटे का एक दर्द सर, शुरू में तो दर्द सर ही है ना आपका, तो फिर आप जरूर कीजिए, ठीक है। लेकिन आप उसको प्रॉपरली प्लान कीजिए कि आपने करना कैसे है, और आप ये भी प्लान करें कि आपने किस लेवल पे जाके उसको करना है, क्योंकि हर बंदे के कंफर्ट जोन होता है ना। कुछ लोग होते हैं 9 to 5 जॉब की, दे आर हैप्पी, ठीक है। तो अगर उसमें वो खुश हैं तो मेरा ख्याल है शायद उनके लिए मुश्किल है जो ना उस सर्कल को ब्रेक करना। लेकिन अगर आप ब्रेक कर पाते हो किसी तरह से, तो फिर डेफिनेटली एवेन्यूज आर देयर, और आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी है फिर कि आप इस बिजनेस में जब आप करोगे तो जितना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो वो आपने काम करना है। और अपने कोशिश करें कि स्टार्ट में ना नेगेटिव लोगों से कम मिले, जो नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के लोग होते हैं, कुछ सही बात है। पॉजिटिव माइंडेड, कुछ नेगेटिव माइंडेड, और कुछ इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जंप स्टार्ट और ईपी पेन वाले लोगों से मिला। जी 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 जी, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो वो पहले डरा के रख देंगे, भाई ये जो तुम काम करने जा रहे हो ना ये तो, और वो आपको 10 ऐसी एग्जांपल भी देंगे जिसमें लोगों के फेलियर की एग्जांपल देंगे, सही बात। ठीक है। तो जब आप उस तरह के लोगों से मिलोगे तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप कोशिश करें कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो इनकरेज करने वाले लोग हैं, जिनके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं शेयर करने के लिए, आप उनसे मिलें, ठीक है। गो के ऐसे लोग आजकल कम पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यकीनन मिल जाएंगे आपको। नहीं और जाहिर सी बात। ये जो शुरू वाला फेज है ना, दैट इज वेरी क्रिटिकल। उसमें अगर आप पॉजिटिव रहते हैं आपका, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, पॉजिटिव वाइब रहती है आपके अराउंड, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। नहीं डेफिनेटली साकिब भाई, और यही देखिए हमारा भी मकसद जंप स्टार्ट और ईपी पेन के यही अंदर यही होता है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें और आगे लेकर आए, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि कम्युनिटी में जितनी इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो कम्युनिटी को सपोर्ट इतना स्ट्रक्चर मिलेगा। और वाइस वर्सा बहुत सारे होती हैं चीज़ें इस तरह के ना, कोविड आया सब कुछ आया, अगर इसमें हम सारे एज कम्युनिटी बिजनेस ओनर आपस में स्टिक रह के चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं, तो ये वही यही चीज़ है ना जो हमारे को आगे जाके स्ट्रेंथ अप करती है, सिक्योर करती है। तो इट इज़ दैट इज़ वो हमारा भी मकसद यही है कि कम्युनिटी में जितने से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर सकें, एंड देन अगेन रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। मैं तो खैर देखता हूँ कि काफ़ी लोग कहते हैं नहीं यार ये मेरा कंपटीटर बन जाएगा, नहीं मेरा यार ये वो हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट दैट। अब मैं खुद आईटी में काम करता हूँ, पैरामाडा के अंदर कोई 2000 आईटी कंपनीज हैं, ठीक है। मैं अब देयर इज नो कंपटीशन, क्योंकि मुझे दे अल्लाह ताला रहा है। इसी तरह अकाउंटिंग है, मेरे ख्याल से जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अकाउंटिंग और आईटी ये दो ऐसी सर्विसेज है जो हर एक को चाहिए। जी जी जी। तो अकाउंटिंग भी इतनी ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी बाहर है, लेकिन आप हर कोई कमा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि यार ये तो साथ मिलके चलने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्ट्रांग यूनिटी एंड बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ अस, एंड स्टेइंग टुगेदर। और जाहिर सी बात है कि हम लोग एक म्यूचुअल बैकग्राउंड से आए हुए हैं सारे, एक मुल्क हमारा एक है, तो जाहिर सी बात है कि सब भाइयों की तरह है। तो इट्स अबाउट हाउ कैन वी स्टे टुगेदर एंड ग्रो। एंड डेफिनेटली एज यू सेड कि बीइंग अ पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिफोर एक दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा आपके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मैं और लूंगा, कि अभी जो आ रही ना कोविड की वजह से क्या हुआ कि आपके जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो गई। आप सही बात देखें कि ये जो क्रिप्टो है, ये 2012-13 में स्टार्ट होना शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा जंप लिया इसने 15-16 में, फिर ये नीचे चला गया ना। अब जब लॉकडाउन हुए हैं तो अब यहाँ पे स्टैट्स ये बताते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में तकरीबन कोई 500,000 से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो में ट्रेड किया, या उनकी होल्डिंग्स हैं उसमें, ठीक है। तो आपके पास एवेन्यूज चेंज हो रहे हैं कि ट्रू। आप नॉर्मल शेयर्स वगैरह में लोग इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्रिप्टो में कर रहे हैं। नई चीज है, बहुत सारे लोगों को उसका नॉलेज उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा एक वैसे भी होता है, कभी चेंज को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब क्रिप्टो की टैक्सेशन जो है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी कि हम इसको टैक्स लगाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी डीलिंग है
क्रिप्टो में दैट इज टैक्सेबल। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं हमने दिखाना नहीं है। सही भाई बात है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एटीओ को रिपोर्ट हो चुकी है। सही बात है। जो ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस है वो डेटा मैचिंग का उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, आप माशाल्लाह आईटी के आप जानते होंगे कि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए डेटा मैचिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं इन्होंने सही कि, बात। कि आपका एक मिस्टर ए का किसी भी तरह का डिजिटल डेटा जो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे है वो उनको रिपोर्ट होता है उसकी सही बात। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते हो, ठीक है हाँ ना। नहीं, और एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि हाँ बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हम इस सिस्टम से ले सकते हैं लीगली जो कि हम नहीं ले रहे। जैसे आप आईटी के हैं, आप कोई भी चीज अगर डेवलप करते हो, कोई भी इनोवेटिव चीज डेवलप करते हो, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, आप उसके लिए आर&डी ग्रांट अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनके पास यानी कि उन्होंने किसी ने डिस्कस नहीं उन्होंने किया, किसी से एडवाइस नहीं ली। आर&डी ग्रांट्स पॉपुलर थिंग। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, बीइंग एंटरप्रेन्योर, आप कोई बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट वालों को यहाँ पे EMDG ग्रांट है, एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन ग्रांट, डेवलपमेंट ग्रांट। तो EMDG ग्रांट आप ले सकते हो कि आप जितने भी डेवलपमेंट उस रेवेन्यू को डेवलप करने के लिए, एक रेवेन्यू स्ट्रीम जो आप ले रहे हो एक्सपोर्ट से, उसको डेवलप करने के जितना भी एक्सपेंडिचर करोगे सारे वापस ले लो आप, ठीक है ना। तो ये वो लीगल एवेन्यूज हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। लेकिन ये चीज उसी सूरत में आएगी आप किसी प्रोफेशनल बंदे की सर्विस लो। सही बात है। ठीक है साकिब साहब, सो बहुत मजा आया। यहाँ से जाते जाते आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आज की हमारी डिस्कशन के साथ? जैसे मजा तो बहुत आया डेफिनेटली। नहीं such a good discussion Numair bhai, and this is also like the same thing which I also promote in my own professional sessions with the people कि भाई हर प्रोफेशन के गुरु होता है। अगर मैं फर्स्ट कर मॉर्गेज ब्रोकर हूँ और लोग मेरे पास आकर ये अकाउंटेंसी के मुझसे टेक्निक्स पूछ रहे होते हैं तो उनको बताता हूँ कि यार आप मुझसे मेरी पर्सनल परसेप्शन पूछ रहे हैं या पर्सनल आइडियाज पूछ रहे हैं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। एंड फॉर यू इज द बेस्ट पर्सन इज एन अकाउंटेंट जो आपको ये समझाएगा कि भाई टैक्स कैसे सेविंग्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कौन से लोन स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। और ये मेरे ख्याल में साकिब भाई ने जो भी बात की बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को रियलाइज करवाना कि भाई जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है आप उसी के पास जाएं। मशवरे बेशक सबसे लें, नो डाउट। लाइक मुझे मैं लोग मुझसे पूछते हैं जी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी की जगह मिलेगी, मैं कहा जी यहाँ मैं अगर हूँ तो मैं वहाँ ले लूँ, लेकिन मेरे मशवरे पर नहीं जाइएगा, बाद में मुझे नहीं बोलिएगा प्राइस ड्रॉप की हो गई है वहाँ पर। लेकिन एनीवेज साकिब भाई एक चीज जरूर बताइएगा एंड में, बिजनेस नेटवर्किंग, क्योंकि ये एक चीज है जिससे मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना अपना मतलब सोचना शुरू करें, अगर अब तक नहीं सोचा जिन्होंने, कितनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस नेटवर्किंग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देखिए नेटवर्किंग हर यानी कि आप अगर एक स्टूडेंट हो उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि लोगों से मिलेंगे तो नए आइडियाज मिलेंगे, आप जॉब कर रहे हो उसमें भी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में आके तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। क्योंकि जो एक फर्द है या एक मैनेजर जो है वो उसकी सोचने के एक खास लेवल है, बस वहां तक वो सोचेगा। लेकिन आप अगर 10 लोगों के साथ मिलते हो तो वो आपको डिफरेंट 10 तरह के जो है ना वो एडवाइसेस दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नेटवर्किंग से जो है ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो बहुत कम टाइम में। आप या तो किताबें पढ़ के सीख लो, ठीक है, या लोगों से मिल के सीख लो। तो किताबें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि अभी ऑडिबल भी आ गया, लेकिन फिर भी टाइम लगता है भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन अभी देखें ना, अभी हमने बैठे यहाँ पे कितनी बातें कर ली बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में। तो मेरा ख्याल है कि नेटवर्किंग जो है वो आपको नए क्लाइंट्स भी देगा, आपकी जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी उससे होगी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि कुछ लोग वो आपको बोलने नहीं देंगे ना। तो आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है। और किसी जगह पे जब आप बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो स्पीकिंग स्किल है वो भी इंप्रूव होंगी। फिर लोगों को बर्दाश्त करना आना, ठीक है ना, कि आपका ये टेम्परामेंट जो है ना ये डेवलप होता है ना आपका, कि यार अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो उसको आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है,
या छोड़ दें उसको। और इसी तरह यही जो आपके जो चीजें हम सॉफ्ट स्किल्स यहाँ से सीखते हैं फिर वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस में। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हर पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आइए आपको हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें वाकई अप्लाई करना चाहिए वहाँ। क्या आपका जो टाइम है वो इतना, क्या उसकी वैल्यू मिल रही है आपको अपने टाइम की जब आप सारी ये पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। ट्रू, डेफिनेटली। और ये बात आपकी 100% बिल्कुल इसमें सही है। डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंटली नेटवर्किंग के अंदर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग मिलें। वही है ना कि असल में हम लोगों, अगर आप अपने बिजनेसेस के साथ सीरियस हैं तो डेफिनेटली नेटवर्किंग इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी। जो वर्ड ऑफ माउथ से रेफरल्स आपको मिलते हैं वो डेफिनेटली उस से सॉलिड रेफरल्स आपको कभी भी ऑनलाइन ऐसे इस तरह से नहीं मिलेंगे, मिलना मुश्किल ही होता है। और फिर उनको क्लोज करना भी होता है। तो मोस्टली जितना आप लोग आपको फिजिकली पहचानेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट एज बिजनेस। चलिए साकिब साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, बड़ा मजा सर आया। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, उमर भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम बात कर सकें, बैठ सकें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप मैं आई एम हैप्पी टू डू दैट वेबिनार जिसमें हम फाइनेंस फॉर द नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल या नॉन फाइनेंस पीपल के लिए हम बात कर सकते हैं और उनको एक छोटी सी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, कुछ बेसिक चीजें सिखा देंगे जिससे ये है कि वो अपने बिजनेस के फाइनेंसेस को समझ सकें, ठीक है ना। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। दैट्स प्रीटी ग्रेट और बहुत अच्छा आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव है। एंड आई एम श्योर यासिर जो है वो आपको इसमें डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे इसके ऊपर। श्योर मोस्ट वेलकम। सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर Thank you टाइम। bhai, thank you everyone. प्लेजर, थैंक यू।